जय हिंद दोस्तों, फैसेट्स ऑफ यूपीएससी में आपका स्वागत है। बहुत बार मुझे एक सवाल का सामना करना पड़ता है, वो ये कि सर हम 2-3 सालों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की जर्नी में हैं। हमने तैयारी के साथ अटेम्प्ट दिया बट प्रीलिम्स ही हमारा नहीं हो पा रहा है। ये सवाल उनका रहता है और उसके बाद वो बताते हैं कि हमने सिलेबस भी कंप्लीट किया है, पीवाईक्यूज भी कवर किए हैं बट स्टक कर गए हैं। जो मार्क्स है, कुछ मार्क्स के कारण, कभी 5 कभी 10, इस तरीके के मार्क्स के कारण हमारा प्रीलिम्स रुक रहा है। इस वीडियो के बाद मैं मेक श्योर करूंगा कि आप जो 10-20 मार्क्स के कारण दिक्कतें अगर आ रही हैं तो उसे कैसे संभाला जाए। तो आप वीडियो पोस्ट करके पहले जो मैंने लिखा है, आगे बढ़ने से पहले आप इन चीज़ों को पढ़ लें। टारगेट ऑडियंस कौन है? जो भी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस से किसी भी रूप में जुड़े हुए हैं। मेरा नाम है अंकित सिन्हा। आगे बढ़ते हैं तो 2024 के पेपर की एनालिसिस मैंने करी सिविल सर्विसेज की। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन के बारे में बताया कि किस तरीके से एनसीईआरटीज और पीवाईक्यूज, ये दो चीज़ें अगर आप पकड़ लें, क्योंकि स्टैंडर्ड सोर्सेज तो सभी पढ़ रहे हैं और उसमें कोई दायरा भी नहीं है। यानी अगर आप एक बुक पढ़ भी रहे हैं, स्टैंडर्ड सोर्स को फॉलो कर भी रहे हैं, तो इस बात की अश्योरेंस नहीं है कि उस बुक से क्वेश्चन आएंगे। बट एनसीईआरटीज और पीवाईक्यूज आपके परमानेंट साथी हैं, तो इसी बात को सिद्ध करेंगे हम इस वीडियो में। तो 2024 के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई है। लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के पेजेस से बताया है कि कहाँ से कितने क्वेश्चन हैं। बहुत सारे सवाल थे, आप एक बार काउंट कर लेना। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। अभी हम बात करेंगे कि क्या ये सिर्फ 2024 के पेपर के साथ था, क्योंकि मोस्टली लोगों का ये परसेप्शन है कि अभी जो पेपर हुआ सिविल सर्विसेज का वो सरल था बाकी वर्षों के मुकाबले। तो अभी 2023, 22 और इनके भी पेपर्स की एनालिसिस करेंगे साथ में ही, और देखेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से थे। क्योंकि जब तक आपको पता ना हो कि एग्जैक्टली क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं स्टैंडर्ड सोर्सेज के अलावा, तो फिर आप कैसे इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। तो ये एक बार क्विकली हम देख लेते हैं। हाँ, तो ये सब कुछ मैंने बताया। इवन क्लास 6 की एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन है, ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन भी किया है। इसके बाद जो पॉलिटी में हम देखते हैं तो हम डायरेक्ट पीवाईक्यूज देखते हैं। जैसे स्पीकर वाला क्वेश्चन था, अटॉर्नी जनरल वाला जो क्वेश्चन था ये भी डायरेक्ट पीवाईक्यू है। थीम बेस्ड पीवाईक्यू भी हमने देखा कि एक टॉपिक से कैसे क्वेश्चन चेंज करके पूछा गया। जैसे ये बिल पेंडिंग होता है तो वो लैप्स करता है या लैप्स नहीं करता है, इस पर 2016 में भी क्वेश्चन पूछा गया। और इसके बाद और भी ये डायरेक्ट अपने बेयर एक्ट से भी था। बेयर एक्ट से डायरेक्ट काफ़ी सारे सवाल थे। जैसे ये पार्लियामेंट वाला जो क्वेश्चन है ये सीएपीएफ से रिपीटेड था। ठीक है, इवन सिविल सर्विसेज से भी इंस्पायर्ड था पुराने सवाल से। ये जो रिट वाला क्वेश्चन आया ये सीडीएस का डायरेक्ट क्वेश्चन है पीवाईक्यू का। ठीक है, इसके बाद ये जो क्वेश्चन था सिविल सर्विसेज 2024 की हम बात कर रहे हैं, गवर्नर वाला जो क्वेश्चन था ये भी रिपीटेड था स्टेट पीसीएस से। अभी बस आप ऑब्जर्व करिए कि कैसे अलग अलग पीवाईक्यूज रिपीटेड है, और ये वीडियो मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप देखना, मैंने कंप्लीट समझाया भी है कि क्वेश्चन कैसे हैं और कैसे टैकल करना है। ये भी बेयर एक्ट से था, डिफिकल्ट क्वेश्चन था, बट बेयर एक्ट अगर आपने पढ़ा है, जैसे ये क्वेश्चन भी है बेयर एक्ट से। ठीक है, अगेन बेयर एक्ट से, तो बेयर एक्ट का काफ़ी ह्यूज रेलेवेंस था। फिर से बेयर एक्ट से क्वेश्चन था। एक कॉमन सेंस बेस्ड अप्रोच भी काफ़ी सारे सवाल रहते हैं जो कॉमन सेंस से सॉल्व होते हैं। एक आर्टिकल वाला डायरेक्ट पीवाईक्यू था। ठीक है, लाइन बाय लाइन। डिलिमिटेशन कमीशन वाला पहले पूछा गया है सीडीएस में। लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन था ये भी जियो साइंटिस्ट और सिविल सर्विसेज 2008 का पीवाईक्यू है। और इसके बाद काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं लैंग्वेज के ऊपर, ये आप देख सकते हो। एथिक्स कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आया था। हाँ, उसके बाद हम बात करते हैं पीवाईक्यूज के अंदर। तो ये जो टोटल फर्टिलिटी रेट वाला जो क्वेश्चन था ये आप देख सकते हो स्टेट पीसीएस का रिपीटेड है। इसके साथ ही भास के प्ले राइट्स के बारे में पूछा गया था, तो ये मैंने पढ़ाया था बैच में और सीडीएस में कई बार पूछा गया है पीवाईक्यू में। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो क्वेश्चन था ये भी अगेन बेसिक सोर्सेज से था। अभी हम आते हैं डायरेक्टली 2023 के पेपर पर। काफ़ी सारे क्वेश्चन ही आप आराम से चेक करिएगा। तो 2023 में जो क्वेश्चंस थे वो किस तरीके से थे, क्या नेचर था, और आपको अभी किस तरीके से अपनी अप्रोच चेंज करनी है, जिस पर मैं एंड में बात करूंगा। तो ये क्वेश्चन था 2023 का, ये सेट ए के अकॉर्डिंग है, आप क्वेश्चन पेपर के साथ मैच कर लेना। तो इसमें ये जो क्वेश्चन था ये डिफिकल्ट था, पार्सली सॉल्वेबल था एनसीईआरटी से, क्योंकि 2 स्टेटमेंट यहाँ पे एनसीईआरटी में थे, तीसरा नहीं था। और चूंकि ये पैरिंग वाला क्वेश्चन है तो ये इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाता है। स्टिल यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी काम आती है, क्योंकि अगर इस तरीके के क्वेश्चन ये नहीं होते तो बहुत ईजिली हम एलिमिनेट कर पाते। नेक्स्ट देखिए, अगेन पोर्ट वाला जो क्वेश्चन था, तो ये मैंने दिखाया है किस तरीके से जो हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक आती है उसमें जो पोर्ट वाला क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट जो है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ये देखिए यहाँ पे, बट यहाँ इन्होंने कह दिया विशाखापट्टनम, तो ये गलत है। ठीक है, और बाकी दोनों सही है।
काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन था ये। जैक फ्रूट, महुआ, टीक, इसके बारे में पूछा गया कि ये कहाँ से है। तो अगेन आप इंडियन ज्योग्राफी वाली बुक एनसीईआरटी पढ़ोगे तो यहाँ डायरेक्ट देखने को मिलेगा टीक, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सीमुल, कुसुम और सैंडलवुड, ये सारे हमारे मेन स्पीसीज है डेसिडुअस के अंदर, यानी जैक फ्रूट नहीं है। बाकी आप देखोगे महुआ और टीक है, ये आप यहाँ पे देखिए टीक और यहाँ पे महुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन जो था जिसमें इन्होंने पूछा नदियों के बारे में, हाँ ये वाला जो सी लेवल होता है रिपीटेड फॉल्स देखने को मिलता है जिससे एक्सटेंसिव मार्शलैंड बन गए हैं। अब आप डायरेक्ट अगर देखोगे पीवाईक्यू ही, तो यहाँ इन्होंने डायरेक्ट बोला मार्सी लैंड ऑफ रन ऑफ कच्छ, यानी रन ऑफ कच्छ का जो जमीन है वो कैसा है, मार्सी है, दलदली है, यानी आंसर क्या होगा, रन ऑफ कच्छ। तो ऑप्शन से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, ठीक है। इस तरीके से हमें अप्रोच लेकर चलना होगा। ये क्वेश्चन था इल्मेनाइट और र्यूटाइल जो कोस्टल ट्रैक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, ये किस चीज़ के सोर्स हैं। बीपीएससी में पूछा गया था कि इल्मेनाइट जो कि इंडियन कोस्ट लाइन में बिखरा हुआ है, ये किस चीज़ का मिनरल है। आंसर था इसका टाइटेनियम। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा, टाइटेनियम। यानी 2 साल के बाद स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन भी सिविल सर्विसेज में रिपीट कर रहे हैं। ऐसे ढेर सारे सवाल हैं, अभी तो मैंने आपको एक बताया। अगर आप ये नहीं भी पढ़ते हैं स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन, वैसे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लास्ट 5 सालों के मेजर स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन कवर करें, जो कि हमारी समग्र बैच में भी इंक्लूडेड है। ये जो हमारी बेसिक एनसीईआरटीज हैं, इसमें भी आप देखोगे यहाँ इन्होंने साफ तौर से बताया हुआ है कि जो हम टूथपेस्ट की बात करते हैं जिससे हम क्लीन करते हैं अपने दांतों को, इसमें काफ़ी सारे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। फ्लोराइड जो होता है वो हमारी कैविटीज़ को कम करता है और ये फ्लोराइड से आता है। ज़्यादातर जो टूथपेस्ट होता है इनमें आप देखना एक वाइट टाइप का जो पदार्थ होता है वो टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, जो किससे आता है, रूटाइल, इल्मेनाइट, एनाटीज, इन सब चीज़ों से आता है, ठीक है। तो साफ हमने पढ़ा ये टाइटेनियम की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ भी आंसर होगा टाइटेनियम। तो ये पीवाईक्यू से भी है, एनसीईआरटी से भी है। स्टिल आप जब लोगों से बात करोगे तो मोस्टली लोग बोलेंगे हमने ये क्वेश्चन स्किप किया या छोड़ा है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि कैसे कवर करना है एंड में। कोंगो बेसिन पर सवाल पूछा गया 2023 में। सेम आप देखो तो कोंगो बेसिन का टॉपिक रिपीट करके पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक रिपीट हुआ है। उसके बाद आते हैं आगे, ये क्वेश्चन देखिए जिसमें इन्होंने पूछा मार्सुपियल्स के बारे में। तो मार्सुपियल्स क्या इंडिया में नेचुरली पाए जाते हैं या नहीं, क्या मार्सुपियल्स केवल माउंटेन ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज का पुराना सवाल है 2001 का। इसमें पूछा गया जो मार्सुपियल जानवर होते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, यानी वो कहाँ के देखने को मिलते हैं मेजरली, तो ऑस्ट्रेलिया में खास तौर से देखने को मिलते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा ना केवल माउंटेन ग्रासलैंड में, साफ तौर से गलत है, ठीक है। और ये जो बात है कि नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में होते हैं नेचुरली, ये बात खुद ही सिविल सर्विसेज का पीवाईक्यू है, यानी पहला सही है, ठीक है। वैसे ये तो बहुत आसान सवाल है बिकॉज स्टेटमेंट 2 एक्सट्रीम है और ये आप एलिमिनेट करोगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें स्टेटमेंट 2 गलत है। ओके, तो ये जो टॉपिक है ये हमारे 12th बायोलॉजी के एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देखोगे तो मार्सुपियल्स रेडिएशन की बात की गई है। मार्सुपियल जीव अलग अलग तरीके के होते हैं और बहुत अलग अलग क्लाइमेट्स में सर्वाइव भी करते हैं। ये जो केवल कह दिया गया माउंटेन ग्रासलैंड, ये गलत है। और नो प्रीडेटर, इतने सारे जीव हैं, आप बताओ ये जो यहाँ इन्होंने कहा है मार्सुपियल मोल, क्या इसका कोई प्रीडेटर नहीं होगा? या ये जो बैंडिकूट है जो कि चूहे की प्रजाति का है, क्या ये नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा ना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये गलत है और पहला सही है। अभी मैं जितनी भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो सिर्फ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के बेस पर होगी। स्टैंडर्ड सोर्सेज में इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों, और केवल इन दोनों के बेस पे आप कैसे 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो अगर आपने सही तरीके से फॉलो करा। इस चीज़ पर हम बात करेंगे। हाँ, इसमें इन्होंने पूछा कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, और आंसर है ऑब्वियसली कि जो गवर्नमेंट होता है उनके पावर्स और लिमिट करने का ये काम करता है। यही चीज़ आप देखो सिविल सर्विसेज 2021 में पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होती है, लिमिटेड होती है, वैसी सरकार संवैधानिक सरकार कहलाती है। यही चीज़ सीएपीएफ में पूछा गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होती है। तो क्या होती है, एक तरीके की लिमिटेड गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, इन्होंने पूछा कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जो गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करे, राइट। तो ये भी डायरेक्ट पीवाईक्यू है। धन्य कटक के बारे में पूछा गया जो एक बुद्धिस्ट सेंटर था, कि कौन सा क्षेत्र था। मैप आप देखोगे डायरेक्ट थीम्स एनसीईआरटी कंप्लीट फ्रीली यूट्यूब पर मैंने पढ़ाई है। ये देखिए धन्य कटक साफ दिख रहा है, ये कौन सा रीजन है,
ठीक है, तो वही बात है कि फिर जब क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या आप इस तरीके के सवाल इजीली टैकल कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो फिर क्या अप्रोच हमें बदलनी है, क्योंकि एनसीईआरटी जो पीवाईक्यू डिफाइंड है, स्टैंडर्ड सोर्सेज डिफाइंड नहीं है। कोरकाई, पोम्पुहार और मुचीरी किस लिए जाने जाते थे? सीडीएस का रिपीट क्वेश्चन है। यहाँ आप साफ तौर से देखो, कोरकाई, पुहार, मुचीरी सारे ऑप्शंस में दिए हुए हैं और ये ऑब्वियसली बात कर रहे हैं पोर्ट्स की, ठीक है, बंदरगाह की। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो इस तरीके से ऑप्शंस का भी यूजेस करके पीवाईक्यूज देखने को मिलते हैं। तो पीवाईक्यूज में जो ऑप्शंस है उन्हें आप कैसे यूज करोगे ये भी मैटर करेगा, ठीक है। इस वजह से जो समग्र बैच है उसमें हमने ऑप्शंस को भी इसी तरीके से इंक्लूड करा है कि ऑप्शंस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑप्शन से भी क्वेश्चन बने हैं। अब ये देखिए, ये ऑब्वियसली हम 2023 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिविल सर्विसेज की। इन्होंने पूछा कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल है उसे भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। सीडीएस में पूछा गया कि किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ऑप्शंस तक भी इन्होंने नहीं बदले हैं, आप देख सकते हो ऑप्शंस भी सेम है। तो ये वर्बेटिम रिपीट इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं जो वर्बेटिम रिपीटेड है, बट कहाँ से? सीडीएस से। और ये कितना पुराना सवाल है आप देखो, 2023 में ये पूछा गया। अप्रोक्स आप 23 में और 23 और 2006 के बीच का गैप देख सकते हो, काफ़ी लंबा गैप है। तो इस तरीके से 17 साल के बाद भी रिपीटेशन देखने को मिलता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अलेक्जेंडर रिया, एएच लॉन्गहर्स्ट और रॉबर्ट सीवेल और जेम्स बुर्गेस और वाल्टर एलियोट, ये सब किस काम से जुड़े हुए हैं? ये जो चैप्टर है ना, ये आप बुक पहचान रहोगे बखूबी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। इसमें जो विजयनगर वाला चैप्टर है, स्तूपा की ये बात कर रहे हैं कि स्तूपा की डिस्कवरी किस तरीके से देखने को मिलती है। इसी में ये मैंने कंप्लीट पढ़ाया है लाइन बाय लाइन। ये आप देखो, इसमें इन्होंने बताया 1854 में वाल्टर एलियोट गुंटूर के कमिश्नर होते हैं और ये अमरावती विजिट करते हैं और काफ़ी सारे स्कल्पचर वगैरह कलेक्ट करते हैं। आगे इन्होंने बताया कि ये जो मार्बल्स अपने साथ लेके आते हैं इसे एलियोट मार्बल्स कहा जाता है। और इन्होंने वेस्टर्न गेटवे की भी डिस्कवरी में काफ़ी अहम योगदान निभाई अमरावती के स्ट्रक्चर में। दैट मीन्स ये किससे जुड़े हैं? साफ समझ आ रहा है, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से जुड़े हैं। बट ये डेप्थ हमें लानी होगी, और वो कैसे लाएंगे वो भी हम समझते हैं। डायरेक्ट थीम्स एनसीईआरटी है। हाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में पूछा गया, कौन सा करेक्ट है? फिजिकल ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे, इंफ्रारेड रेडिएशन पर बहुत डिटेल में चर्चा की गई है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है लार्जली एब्जॉर्ब होते हैं वाटर वेपर से, यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में ही वाटर वेपर, ओजोन, बाकी गैसेस इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। यही चीज़ यहाँ इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी अपनी सुप्रीम, क्योंकि ज्योग्राफी की जब भी बात आती है फिजिकल ज्योग्राफी सामने आ जाता है सारे क्वेश्चंस अपने साथ लेके। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिएगा, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिट्टी होती है उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स भरपूर होते हैं। और इसका जो दूसरा कथन है वो ये कह रहा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में नमी होती है या जो हाई टेम्परेचर होते हैं, इससे डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो जल्दी डिकम्पोज होते हैं। 2011 में पूछा गया कि अगर एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हटा दिया जाए तो वो बहुत जल्दी से ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट के मुकाबले रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और इसका आंसर दिया गया कि जो रेन फॉरेस्ट के जो मिट्टी है ना, उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। अगर ये बात सच है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है रेन फॉरेस्ट में, तो ये पहला कथन गलत है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो न्यूट्रिएंट्स में रिच नहीं होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, यही कारण है कि ये तुरंत रीजनरेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर पहला गलत है, और जो कि साफ तौर से गलत है, अगर ये आंसर सही है तो जो कि बिल्कुल सही है, अगर पहला गलत है तो ये आप देखो बस एकलौता ऐसा आंसर है, ऑप्शन है जिसमें पहले स्टेटमेंट को गलत बताया गया है। अब आप नहीं कह सकते कि ये डायरेक्ट पीवाईक्यू है। अभी तो मैं ये बात ही नहीं कर रहा कि ये आसान है या हार्ड है। अब ये 2011 का क्वेश्चन है और ये 2023 का। अब ये बस आप ईयर गैप बस नोट करिएगा और किस पेपर का है वो, ये मैंने लिख दिया है, एग्जैक्ट क्वेश्चन विद चेंज्ड पैटर्न। सीस्मोग्राफ में जो पी वेव होते हैं वो जल्दी पहुंचते हैं एस वेव के मुकाबले। पी वेव में जो इंडिविजुअल पार्टिकल है वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि जो एस वेव होता है इसमें जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन होता है राइट एंगल पे, ठीक है। अभी ये जो फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इसमें आप साफ तौर से पढ़ सकते हो कि जो वाइब्रेशन होती है एस वेव की वो परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब राइट एंगल, सब समझते हैं इस बात को, ठीक है। किसमें? एस वेव में। एस वेव में इन्होंने कहा राइट एंगल होती है, यानी दूसरा सही है। पहला भी सही है, ये तो आप पढ़ ही सकते हो। यहाँ ये जो एनडीए में पूछा गया इसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताने थे, तो इसमें से तीसरा वाला करेक्ट था
जिसमें कहा गया था कि पी वेव फास्टर मूव करती हैं और सबसे पहले अर्थ सरफेस पर पहुंचती है। अगर पी वेव सबसे पहले पहुंचती है यानी पी वेव को पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, तो पहला वाला एनडीए से और दूसरा वाला थीम्स एनसीईआरटी से रिपीटेड है। ठीक है, तो दैट मीन्स हम एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज के बेस पर ऐसे टफ क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं। आंसर इसका सी है। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है, आसान नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, अब ये आप ट्राई करिएगा। इसमें क्या कहा गया पहले स्टेटमेंट में कि जो टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट है कॉन्टिनेंट और ओशन के बीच, ये समर में ज़्यादा होता है विंटर के मुकाबले। हमारी प्यारी फिजिकल ज्योग्राफी के पेज 79 में आप देखोगे तो इन्होंने बहुत डिटेल में आइसोथर्म का कॉन्सेप्ट समझाया है। आइसोथर्म क्या होती है? दो एरियाज जो सेम टेम्परेचर पर लोकेटेड है, वो होती है आइसोथर्म। इसमें इन्होंने एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि जो डेविएशन होता है जनरल ट्रेंड से, वो ज़्यादा देखने को मिलता है जनवरी में जुलाई के मुकाबले, खास तौर से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अगर ये जनवरी में ज़्यादा होता है तो यहाँ इन्होंने कहा कि टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट जो है वो समर में ज़्यादा होता है। समर में ऑब्वियसली जनवरी तो नहीं होती, विंटर में होती है। तो ये पहला हो जाता है गलत। जैसे ही आप पहले को करोगे गलत, हमारा आंसर आ गया, क्योंकि इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला है गलत। तो इसका मतलब वही है ना कि फिजिकल ज्योग्राफी, अब ये आसान नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी से भी कवर करना। हमें बहुत ही डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए। 4-5 बार अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो ही आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओगे। इवन दे आर आस्किंग फ्रॉम एनसीईआरटीज, स्टिल इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कवर इफ यू हैव नॉट रिवाइज्ड इट प्रॉपरली। नेक्स्ट देखिए, तो इसमें इन्होंने कार्बन कैप्चर और कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात करी है। सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन जिसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर क्वेश्चन आया। अगेन आप देखोगे यहाँ भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगेन आप यहाँ भी देखोगे 2017 में भी तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब ये इसको बोलते हैं टर्म बेस्ड पीवाईक्यू। 2020 में ही 2 बार ये देखने को मिला, 2017 में देखने को मिला। तो इस तरीके से जो टर्म वाइज पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, जो बार बार आ रहे हैं, उससे हमें डेप्थ में कवर करना होगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इजीली कर पाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसे मैंने नाम दिया थीम बेस्ड रिपीटेशन का। थीम बेस्ड रिपीटेशन का मतलब क्या है? इलेक्शन जो प्रेसिडेंट की होती है वो किस मैनर में होती है, इस चीज़ को लेके बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे यहाँ इन्होंने पूछा कि वोट वैल्यू किनकी ज़्यादा होती है, यानी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है या नहीं। या इसमें ये भी पूछा गया कि जो प्रत्येक एमएलए है पुडुचेरी की, ये ज़्यादा है अरुणाचल प्रदेश के मुकाबले, क्योंकि वो इन्होंने रीज़न बताया कि टोटल पॉपुलेशन वगैरह की रेशियो। तो ऐसे सवाल इवन आप स्टेट पीसीएस में भी देख सकते हो कि इलेक्शन जो है, यहाँ पे देखिए सेकंड स्टेटमेंट, ये एचपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने कहा कि जो प्रत्येक एमपी हैं उत्तर प्रदेश के, उनकी वोट वैल्यू ज़्यादा है गोवा के एमपी के मुकाबले। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको सीएपीएफ में भी देखने को मिलेगा कि डायरेक्टली होते हैं इलेक्टेड या इनडायरेक्टली, या इलेक्टोरल कॉलेज किस तरीके का होता है। सिविल सर्विसेज 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया जिसमें वोट वैल्यू क्या होती है एमएलए की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो भले ही ये क्वेश्चन डायरेक्टली ना रिपीट करें, सारे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं रिपीट किए हैं, बट कुछ क्वेश्चन का टर्म बहुत ज़्यादा रिपीटेड है। तो जब आप पीवाईक्यूज कर रहे हो तो इस टॉपिक को डेप्थ में कवर करना होगा। ठीक है, और ऐसे हर पेपर के कवर करने होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, इस पर हम एंड में बात करेंगे ही। ये भी 2023 का क्वेश्चन है। तो इसमें एक साइड में साइट्स दिया गया है और दूसरे साइड में ये किस चीज़ के लिए फेमस है, बेसनगर, भाज, सीतानसाल। ये ओल्ड एनसीईआरटी में भी आप देखोगे। ठीक है, तो इन्होंने इवन मैप के साथ ड्रॉ करा है। हीलियोडोरस के पिलर की इन्होंने बात करी है, विदिशा की। ठीक है, ये देखिए हेलियोडोरस की बात करिए कि विष्णु के सम्मान में ये देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से ये जो बेस नगर, ये सेवाइट कह दिया गया है, भाज, सीतानसाल। तो ये जब इस तरीके से ओल्ड एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। आप जब पुराने सवालों में हम जब जाएंगे 2-3 साल पहले के, तो हम देखेंगे कि ओल्ड एनसीईआरटी के इवन फर्स्ट चैप्टर से भी 3-4 क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करें, फिर 2 बुक्स हमें कवर करनी होगी ओल्ड एनसीईआरटीज़ की। ठीक है, उस पर एंड में हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में पूछा गया। अब ये आसान सवाल है, बट अगेन आप बेसिक एनसीईआरटी में देखोगे तो इन्होंने बात करी है कि असेंबली ने किस तरीके से 26 नवंबर को अडॉप्ट करा हमारे संविधान को, और ये इफेक्ट में आया 26 जनवरी को। और आगे इन्होंने बताया किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन डे अडॉप्ट किया गया, मनाया जाता है 26 नवंबर को, क्योंकि हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को। ठीक है, बट यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप की गई, इस कारण से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाते हैं। तो ये तो गलत है।
हाँ, तो अभी आप ये काउंट कर लेना, अप्रोक्स 20-25 क्वेश्चन होंगे जो भी है, बट हमारा पर्पस ये है कि 2024 में भी हमने देखा अप्रोक्स 30-35 सवाल थे या उससे भी ज़्यादा थे। इस वजह से ईजी कैटेगराइज किया गया, क्योंकि जब एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्सेज से ज़्यादा सवाल आते हैं तो वो रिलेटिवली ईजी पेपर माना जाता है। अब पेपर कैसा भी हो, ईजी हो या टफ हो, बट 20-25-30 सवाल तो ये हमारी दो चीज़ें निकाल कर दे रही हैं, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। क्या ये बाकी ईयर के लिए भी ट्रू है या बस केवल 2-3 सालों में ही देखने को मिला है, इस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो अब जो मैं आपको सवाल प्रस्तुत करूंगा आपके समक्ष, वो सिविल सर्विसेज 2022 के क्वेश्चन होंगे। पहला सवाल, योग वशिष्ठ निजामुद्दीन पानीपति के द्वारा फारसी में ट्रांसलेट किया गया, किसके टाइम पे? क्लास 7th एनसीईआरटी में जो चैप्टर है द मुगल एम्पायर का, इसमें आप पढ़ोगे तो इन्होंने बताया कि अकबर ने काफ़ी सारे संस्कृत वर्क्स को फारसी में ट्रांसलेट करवाया। एक मकतब खाना बनाई गई जिसमें इसी तरीके से ट्रांसलेशन किए जाते थे। महाभारत, रामायण, लीलावती, योग वशिष्ठ जैसी कई सारी संस्कृत किताबों का अनुवाद किया गया। रज्मनामा जो कि फारसी अनुवाद है महाभारत का, इसमें महाभारत के बहुत डिटेल में इलस्ट्रेशंस देखने को मिलते हैं। साफ तौर से हमने पढ़ा कि ये चीज़ अकबर के टाइम पर कमीशन की गई थी। तो आंसर क्या है इसका? ऑब्वियसली अकबर। अभी 2022 के क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है। रामानुजाचार्य के बारे में पूछा गया कि जो वर्ल्ड का सेकेंड टॉलेस्ट स्टेचू जो है वो इनॉग्रेट किया गया। कौन सी जो टीचिंग है रामानुजा की वो एग्जैक्टली उन्हें रिप्रेजेंट करती है? क्लास 7th एनसीईआरटी के चैप्टर 8 में आप पढ़ोगे, रामानुजाचार्य की बात की जा रही है कि इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ 11th सेंचुरी में और अलवर से ये डीपली इन्फ्लुएंस्ड है। उनके अनुसार जो सेल्वेशन है, जो मोक्ष है, या अलग अलग वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए, वो भगवान विष्णु की इंटेंस डिवोशन से आता है। बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्वेशन वाज डिवोशन, इकलौता ऐसा ऑप्शन है जिसमें डिवोशन की बात की गई है, और ये क्लास 7th की एनसीईआरटी है। संगम लिटरेचर के बारे में पूछा गया। अब ये जो बुक है ये साइड में लगी हुई संगम सोसाइटी के बारे में जिस पर बात की गई है, तमिलनाडु की बुक, तमिलनाडु एनसीईआरटी, तमिलनाडु वाली जो बुक आती है तमिलनाडु बोर्ड की। इसी तरीके से ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जो तोलका पीएम है, इस बुक में 4 कास्ट की बात की गई है, आरासार, अंथानार, वनीगार और वेलालार। यहाँ इन्होंने पूछा कि किस चीज़ के बारे में जिक्र मिलता है, तो संगम सोसाइटी में जो पहले इन्होंने कहा कि मेटेरियल कल्चर का कोई जिक्र नहीं मिलता है, दूसरा इन्होंने कहा कि सोशल क्लासिफिकेशन वर्ना का देखने को मिलता है। तो यही चीज़ हमने पढ़ी कि हाँ सोशल क्लासिफिकेशन एग्जिस्ट करती है। ये देखिए 4 कास्ट देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स ये सोशल क्लासिफिकेशन वर्ना का ये एग्जिस्ट करता है। तो आंसर क्या है? बी। ये भी एनसीईआरटी से अगेन। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, धौली, येरागुड्डी, जोगोड़ा, कालसी, ये जो मैप है आपके सामने, ये क्लास 6 जो एनसीईआरटी है उसका ये मैप है मौर्यन एम्पायर का। हाँ, ये एक बात मैं बता दूं, क्लास 6 से 8 तक की जो हिस्ट्री की एनसीईआरटी है जो रिक्वायर्ड है वो मैंने कंप्लीट पढ़ा दी है, यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। इसके अलावा थीम्स भी मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए, बस 1-2 चैप्टर है वो मैं कवर कर दूंगा। हाँ, ये देखिए, तो इसमें आप सारे रीजन देख पाओगे, कालसी है, ठीक है, जो जो यहाँ पे पूछा गया है, कालसी वगैरह, धोली, सब कुछ है यहाँ पे, धोली भी है। तो इस तरीके से ये येरागुड्डी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जब इस तरीके से एनसीईआरटी के क्वेश्चन है तो हमारा सवाल ये है कि क्या हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी इतनी थोरली पढ़ी है कि इन मैप्स के लोकेशन तक हमको ध्यान हो? अगर है तो फिर तैयारी सही दिशा में है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पूछा जा रहा है कि किस चीज़ को गठित किया गया। 2020 का ये क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। इसमें इन्होंने पूछा पहले स्टेटमेंट में कि 36% जो है वो ओवर एक्सप्लॉइटेड है। दूसरे में पूछा गया कि जो CGWA है, यहाँ पहले इन्होंने बता दिया है CGWA का फुल फॉर्म, ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा बनाया गया है, और ये बात सही थी। ठीक है, तो अगर जो CGWA है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा बनाया गया है, तो इन्होंने यही तो पूछा है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा क्या बनाया गया है। तो आंसर क्या होगा? CGWA कौन सा है? अच्छा, ये नहीं है, CGWA ये है, यानी सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। इसे बोलते हैं ऑप्शन से फ्रेम करना क्वेश्चन को। ठीक है, ऑप्शंस का यूज़ करके। अब ये ज़्यादा पुराना पीवाईक्यू नहीं, अभी तुम 2022 के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, राइट। और ये वाला जो है वो 2020 का है, 2 साल पहले ही पूछा गया। अगर जो ऑप्शंस पूछे गए हैं वो भी हमें प्रिपेयर करने होंगे, तभी ऐसे क्वेश्चंस टैकल होंगे, अदरवाइज पेपर में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आगे बढ़ते हैं। 5th शेड्यूल में अगर किसी क्षेत्र को लाया गया तो सबसे उचित परिणाम क्या होगा? 2019 का ये सवाल है। इसमें इन्होंने पूछा कि किस शेड्यूल में ये बात कही गई है कि जो ट्राइबल लैंड का ट्रांसफ़र है प्राइवेट पार्टीज़ को, खास तौर से माइनिंग के लिए,
वो नल एंड वॉइड यानी अमान्य डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आंसर है इसका फिफ्थ शेड्यूल। इसी ऑप्शन को क्वेश्चन के रूप में बदला गया है। यहाँ देखिए इन्होंने यही चीज पूछा, फिफ्थ शेड्यूल में अगर किसी एरिया को लाया गया तो क्या होगा, यही होगा कि उस लैंड को ट्राइबल पीपल से नॉन ट्राइबल पीपल में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो दो सवाल ऐसे हैं जो ऑप्शन से क्वेश्चन में बदले गए, एक ये और एक ये। काफी टफ क्वेश्चन था ये हिस्ट्री का। डच ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करी जो उन्हें गजपति रूलर्स ने ग्रांट की थी। ये पहला स्टेटमेंट है। अब अगर हम थीम्स एनसीईआरटी पढ़ते हैं, इसमें उन्होंने गजपति की बात की है कि गजपति का मतलब होता है गज के पति यानी गज के स्वामी, हाथियों के लॉर्ड। ये एक बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी ओडिशा की 15th सेंचुरी में। कौन सी सेंचुरी? 15th सेंचुरी। आगे जब आप टाइमलाइन देखोगे तो यहाँ इन्होंने साफ तौर से बताया है कि जो गजपति रूलर्स हैं ये कब अपनी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं। तो गजपति किंगडम ओडिशा में 1435 में इस्टेब्लिश होता है। बट आपको पता होगा कि जो डच हैं या जो अंग्रेज़ हैं इनका आसपास का टाइम पीरियड रहता है और ये लगभग 100-150 साल बाद देखने को मिलता है। ठीक है, अप्रॉक्स 1600 के बाद। तो दैट मीन्स ये जो पहला है वो गलत है। अगर केवल पहला गलत है आपको पता है तो आंसर आ गया। अगेन कहा कौन सी बुक है? तो थीम्स एनसीईआरटी। कौन सी एक पंछी नहीं है? सिविल सर्विसेज 2019 में पूछा गया, जिसमें ब्लू फिन्ड महसीर की बात की गई थी। ये जो महसीर है ये कावेरी नदी में देखने को मिली और यहाँ ब्लू फिन्ड है यानी ऑब्वियसली ये फिश की बात कर रहे हैं। तो ये जो महसीर है ये एक फिश है ना कि बर्ड। कौन सा ये पेपर है? 2019 का, यानी 3 साल बाद ये रिपीट कर गया, सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन। नेक्स्ट ये देखिए, प्रोबायोटिक्स के बारे में पूछा गया। सीएपीएफ में पूछा गया था 2011 में, काफ़ी पहले पूछा गया कि अगर एक पेशेंट को काफ़ी लंबे समय से प्रॉब्लम है और इन्हें रिकमेंड किया गया है कि आप अपने भोजन में प्रोबायोटिक्स लो, ये जो प्रोबायोटिक्स के सप्लीमेंट्स की बात की गई है ये उसकी बॉडी में क्या फुलफिल करेगा? आंसर है इसका लैक्टिक एसिड के बैक्टीरियाज को। अब यहाँ पे आप देखो, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया और यीस्ट का बना होता है। अगर ये बात सच है तो ऑब्वियसली ये भी सही है, क्योंकि बैक्टीरिया की ही तो बात कर रहा है, बैक्टीरिया प्रोवाइड करेगा जो कि गुड बैक्टीरिया है ऑब्वियसली, यानी पहला सही है। जैसे ही पहला सही है आपके दो ऑप्शंस तो हट जाते हैं। ये क्वेश्चन हरियाणा सिविल सर्विसेज का है। एक पेशेंट को स्टमक पेन है और इसी के साथ इनडाइजेशन है, तो उन्हें डॉक्टर ने रिकमेंड किया प्रोबायोटिक्स लीजिए। प्रोबायोटिक्स क्या प्रोवाइड करेगा? तो अच्छे पाचन के लिए बेनिफिशियल बैक्टीरियाज प्रोवाइड करेगा। अब आगे पढ़ते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि ये जो है वो हमारी बॉडी में, हमारे नेचुरली गट्स में नहीं देखने को मिलता है। और दूसरा ये कह रहा है कि प्रोबायोटिक्स मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो दूसरा तो वैसे ही हट गया है, क्योंकि हमें बस तो ए और सी बचे हैं। अब तीसरा ऑब्वियसली सही है, मिल्क शुगर के डाइजेशन में, क्योंकि डाइजेशन अच्छे से हो इसीलिए तो प्रोबायोटिक्स ली जा रही है। और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल शांत सा है, एक्सट्रीम नहीं है। कहा गया है कि मदद करता है, ऑब्वियसली हमारे पाचन में प्रोबायोटिक्स हेल्प करते हैं, गुड बैक्टीरियाज हेल्प करते हैं। तो तीसरा तो सही है, ये बहुत आसान है। तो इस तरीके से पीवाईक्यूज अदर एग्जाम के भी हमारे हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, मोनाजाइट रेयर अर्थ का सोर्स है। मोनाजाइट में थोरियम होता है। मोनाजाइट हमारे एंटायर कोस्ट में नेचुरली देखने को मिलता है। भारत में केवल गवर्नमेंट बॉडीज ही मोनाजाइट को प्रोसेस और एक्सपोर्ट कर सकती है। 2009 का ये सवाल है। इंडिया में थोरियम का कोई डिपॉजिट नहीं है। दूसरा कह रहे हैं केरल का जो मोनाजाइट सैंड्स हैं उनमें हमें यूरेनियम देखने को मिलता है। दोनों ही बातें गलत है। इंडिया में केरल के साइलेंट वैली में थोरियम डिपॉजिट्स देखने को मिलते हैं। केरल का जो मोनाजाइट सैंड है ये थोरियम के लिए ही जाना जाता है, ना कि यूरेनियम के लिए। अगर केरल का मोनाजाइट सैंड है वो थोरियम के लिए जाना जाता है। अब यहाँ आप ध्यान से पढ़ो, मोनाजाइट में थोरियम होता है, तो दूसरा तो सही है, यानी ये ऑप्शन तो हमारा गया। आगे जब आप इसमें पढ़ो ध्यान से, तो इसमें उन्होंने कहा कि मोनाजाइट जो नेचुरली देखने को मिलता है इंटायर कोस्ट में। अब ऑब्वियस सी बात है कि इंटायर कोस्ट में किसी चीज़ का मिल पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो तीसरा तो एक्सट्रीम है और ये हमारा चला गया। केवल तीसरा आप एलिमिनेट करो, आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम पीवाईक्यूज हेल्प कर रहे हैं। पीवाईक्यूज से काम काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। नेक्स्ट देखिए, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लॉन्गेस्ट डे होता है किस दिन में? यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 21 जून को सन की पोजीशन क्या होती है, और ये क्वेश्चन आपको ही पता होगा, ये सन के पोजीशन पर ही बेस्ड है। अभी सीएपीएफ का पेपर हुआ, बहुत ही कम दिन हुए हैं,
इसमें भी यही चीज़ पूछी गई कि 21 जून को और 21 दिसंबर को सन की क्या पोजीशन होती है, सोलस्टाइसिस कब होते हैं। सिविल सर्विसेज का ही अभी पेपर हुआ था पिछले महीने, पिछले तो उस टाइम पे भी पूछा गया 21 जून को कौन से लेटीट्यूड्स में सनलाइट 12 घंटे से ज़्यादा देखने को मिलेगा। सीडीएस का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया विंटर सोलिस्टाइसिस के बारे में कौन सी बात सही है, और डेट वगैरह पर भी सवाल था। अब एक ही चीज ये बार बार पूछ रहे हैं, यहां से तो ऑब्वियसली डायरेक्ट आंसर करना पॉसिबल है इस क्वेश्चन के थ्रू ही, बट मेरा समझाना बस ये है कि सीडीएस, सीएपीएफ, इनमें पेपर रिपीटेशन का ट्रेंड है। एक टॉपिक के बारे में ये पूछ रहे हैं तो क्यों ना इन टॉपिक्स को थीम वाइज तरीके से हम प्रिपेयर कर लें, राइट। अगर हम इसे उस तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे जिस तरीके में ये रिक्वायर्ड है, तो इस टॉपिक से कैसे भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम कर लेंगे। तो इन्हीं टॉपिक्स को प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें रखना होगा। ये क्वेश्चन जैसे था, इसमें पूछा गया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का कौन सा है। ये क्वेश्चन 2010 का था, सिविल सर्विसेज का। इसमें पूछा गया कि एक्सटेंसिव राइस कल्टीवेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है कुछ क्षेत्रों में, क्या क्या रीजन इसके हो सकते हैं। पहला ये कहा गया कि एनएरोबिक कंडीशन जो राइस कल्टीवेशन से जुड़ी हुई है, इससे मीथेन का उत्सर्जन हो रहा है। दूसरा ये कह रहे हैं जब हम नाइट्रोजन आधारित उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित होता है हमारे सॉइल से। दोनों ही बातें सही है। जो अवायवीय कंडीशन है, यानी जब एयर की कमी है राइस कल्टीवेशन के टाइम पे, तो उससे मीथेन निकलता है। यही चीज़ यहाँ पे इन्होंने पूछी है कि मीथेन का इंपॉर्टेंट सोर्स कौन सा है। तो ऑब्वियस ही बात है राइस है, क्योंकि राइस पर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया और यहाँ बार बार मीथेन को लेकर चिंता जताई गई है। ये पहले स्टेटमेंट में आप देख सकते हो, और ये लगभग 12 सालों बाद रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से पीवाईक्यू रिपीटेशन हमारी हेल्प कर रहे हैं। डीएनए बार कोडिंग एक टूल है, किस चीज़ के लिए, तो डीएनए से एसोसिएटेड क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ईपीएफओ में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है जो डिस्प्यूटेड पेरेंटेज को हल करता है। यानी ये प्लांट और इनके एज से तो रिलेटेड नहीं है डायरेक्टली, जिस भी वे में हो। अभी तो एग्जैक्ट आंसर ये नहीं है, बट आप समझो कि रिपीटेशन है, रिलेटेड है चीज़ें आपस में, ठीक है। वैसे इसे काफ़ी इजीली एलिमिनेट किया जा सकता है, बट अभी आप बस टॉपिक समझिए। अभी वैसे भी मैं आंसर समझाने की बजाय मेरा ये फोकस है कि आपको मैं ये बता पाऊँ कि आपकी प्रिपरेशन किस वे में हो, सोर्सेज क्या फॉलो हो और किस तरीके से रिवीजन हो। नामचा बरवा, नंदा देवी, नोकरेक, इनके ऊपर सवाल था। तो इसमें भी आप देखो तो साफ तौर से जो नोकरेक है वो गारो हिल्स में है, तो गढ़वाल में तो नहीं है। दो ऑप्शन ऐसे ही हट जाते हैं। और ये सिविल सर्विसेज का ही क्वेश्चन है 2013 का, मतलब अगेन ये लगभग 9 साल हो गए रिपीटेशन के बाद, ठीक है। 9 सालों के बाद का ये रिपीटेशन देखने को मिला। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व होता है इजिली। हाँ, बिल अगर हमारे संविधान में अमेंड करने को लेकर आए तो इसमें राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ती है। ये सीडीएस का क्वेश्चन था 2022 का ही, ठीक है, 2022 में ही पूछा गया था। इसमें इन्होंने पूछा था तो कौन सा गलत है, इसमें 4 ऑप्शंस थे। तो जो चौथा था ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की प्रीवियस सैंक्शन नहीं जरूरी है अमेंडमेंट को लेकर, जब अमेंडमेंट को लेकर बिल लाया जाता है, ये बात सच थी। अगर ये बात सच है तो यहाँ इन्होंने फिर कैसे कह दिया कि प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए, ये बात तो गलत हो जाती है। जैसे ही पहला गलत हुआ आंसर आ गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वेश्चन हार्ड है या इजी, पीवाईक्यू से सॉल्वेबल है, ये मैटर करता है। लोकसभा के पावर को लेकर एक्सक्लूसिव पावर कौन सी है, यानी जो खास तौर से लोकसभा को ही मिली हुई है। इस तरीके के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं, बट जब भी इमरजेंसी की बात आती है, ये आप देखो राज्यसभा का कौन सा एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है, इसमें भी आप देख सकते हो साफ तौर से कि फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन नहीं है, यानी दोनों ही चीज़ें हैं इमरजेंसी को लेकर, दोनों ही हाउसेज का रोल है। तो यहाँ इन्होंने कह दिया कि ये केवल लोकसभा की पावर है, तो पहला तो गलत है। जैसे ही पहला गलत करोगे एलिमिनेशन हो जाएगा। इसके बाद तो बहुत आसान है, प्रेसिडेंट को लेकर इम्पीचमेंट पर भी बहुत बार सवाल आए हैं और इसमें हम देखते हैं दोनों हाउसेज का रोल है, तो तीसरा तो गलत हो ही जाता और आंसर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन और सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें पूछा गया कि एसिड रेन को लेकर कौन कौन जिम्मेवार हैं, एसिड रेन को लेकर। सीडीएस का पुराना सवाल है, 2013 का क्वेश्चन है। एसिड रेन को लेकर कौन कौन जिम्मेवार हैं ये पूछा गया था। सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड। ऑब्वियसली आप देखो ये जो क्वेश्चन है जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड है, तो आंसर क्या होगा,
सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, आंसर इज ऑप्शन ए। दैट मीन्स अगर इस क्वेश्चन को हम कवर करते हैं कि हाँ सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जिम्मेवार हैं, तो ये देखते ही हम टिक कर पाएंगे कि हाँ जो भी नाइट्रोजन और सल्फर की बात कर रहे हैं वो सही है, बाकी गलत है। आई नो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये देखिए अगेन सीडीएस में ही पूछा गया था, यहाँ भी सेम सवाल था बिल्कुल, एसिड रेन के लिए कौन जिम्मेवार है, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। 2 बार सीडीएस में पूछा गया, इसी चीज को सिविल सर्विसेज में पूछ लिया गया। तो बहुत सारे सवाल हमने कवर किए, ठीक है, और ये सारा कुछ एनसीईआरटी और पीवाईक्यू से। अभी तो स्टैंडर्ड सोर्सेज की मैंने बात ही नहीं की है, ठीक है। ये जो स्टैंडर्ड सोर्सेज अगर हम इंक्लूड कर दें तो ये नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, जैसे भी आप कवर कर रहे हैं, आप पीवाईक्यूज बहुत कायदे के साथ अच्छे तरीके से कवर करें, जिसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि पीवाईक्यूज कवर करने का मतलब ये नहीं कि आपने बस क्वेश्चन कवर कर लिया, बल्कि इस तरीके से हो ये कि पूरा हो और ऑप्शन सारे कवर्ड हों। तो इसी चीज़ को लेकर हमने ये समग्र बैच प्रिपेयर किया है। इसका जो बैच 1 है वो काफ़ी जल्दी ही फिल्ड हो गए इसके सीट्स। समग्र बैच 2.0 हमने लॉन्च किया है। आपने इमेंस रिस्पॉन्स दिया, उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। हम इसमें क्या कवर कर रहे हैं, तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। ईयर वाइज कवर करना उतना रेलेवेंट नहीं है, आप यकीन मानो। आप समझ ही नहीं पाओगे कि इस टॉपिक की रेलेवेंस एग्जैक्टली सीडीएस में किस तरीके से पूछी गई है, सीएपीएफ में किस तरीके से पूछी गई है। तो इसमें काफ़ी एफर्ट लगता है। एक टॉपिक पर जितने भी सवाल होते हैं, जैसे अगर फंडामेंटल राइट है तो उसी पर 100 से ज़्यादा पीवाईक्यूज हैं, और अगर 1857 का रिवोल्ट है तो उसी पर 50-60 पीवाईक्यूज हैं। इस तरीके से हम कवर करते हैं। इसके साथ ही एनसीईआरटीज अब मैंने कंप्लीट इंक्लूड कर दिया है। तो एनसीईआरटीज और स्टैंडर्ड सोर्सेज भी हम कवर कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाले, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। वन स्टॉप सॉल्यूशन मैंने कहा है तो वो ऑलरेडी हमने बना दिया है। ये नंबर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ से पूछ सकते हो। ये व्हाट्सएप का नंबर है, और ये टेलीग्राम चैनल से भी जब आप जुड़ोगे तो वहाँ भी आपको आईडीज़ मिल जाएंगी कॉन्टैक्ट करने के लिए। ये आपके मैसेजेस थे जो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिंग लगते हैं। जब आप बोलते हो सर काफ़ी हेल्पफुल रही बैच, तो मुझे और मोटिवेशन मिलती है इस तरीके के कंटेंट लाने में। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप चाहते हो बाकी ईयर्स के भी इसी तरीके से जो मिथ बस्टर सीरीज़ हैं, जो लोग कह रहे हैं कि वाकई में बहुत ज़्यादा चीज़ें हार्ड हो चुकी हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड है। अब आप देखो ना, ये जैसे क्वेश्चन था, अभी ये वाला जो क्वेश्चन था, ये सब तो खैर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं, बट हमारे थीम से हैं। तो अगर हम एनसीईआरटीज को ही, क्योंकि जो बैच भी हमने कवर करा उसमें हमने जो बुक लिया है उसे 3-4 बार कवर किया रिवीजन के साथ, क्योंकि यही तरीका है। क्योंकि एनसीईआरटीज और पीवाईक्यूज लिमिटेड है, इसे आप 4-5 बार पढ़ लोगे। स्टैंडर्ड सोर्सेज में लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, बट क्वेश्चन 1-2 आते हैं तो फिर वो निराश होते हैं। सही जगह पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो जल्द ही इसी तरीके की वीडियो के साथ मिलेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। बाकी ईयर्स की अगर आप एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।